हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देखिए जैसे क्वेश्चन है, मेहता एंड कंपनी इज़ कंसाइडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन। टू मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग ₹50,000, अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन एंड बिफोर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर। यानी कि मेहता एंड कंपनी एक मशीन के क्रय का विचार कर रही हैं। दो मशीन ए और बी प्रत्येक की लागत 50,000 रुपये उपलब्ध है। कर के बाद आय की आशा निम्नवत है। ये ईयर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। मशीन ए और मशीन बी दे रखा है। मशीन ए का है ₹15,000, 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 और मशीन बी के है 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 20,000। Evaluate the two alternatives according to number A payback period method और number B return on investment method average investment ब्रैकेट में। यानी कि दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। नंबर आ है पे बैक पीरियड रीति के अनुसार और दूसरा है विनियोग पर प्रत्याय रीति के अनुसार ब्रैकेट में औसत विनियोग। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में नंबर ए निकालेंगे हम पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में यहाँ पे पहले ईयर लिखेंगे, फिर मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए में अर्निंग्स हो जाएगी और फिर कम्युलेटिव अर्निंग्स। ऐसी इसमें मशीन बी में अर्निंग्स, कम्युलेटिव अर्निंग्स, फिर रुपीज़ का साइन लगा देंगे चारों में। फिर नंबर फर्स्ट ईयर में अर्निंग्स होगी आपकी जैसे दे रखी है, ये वाले उतार देंगे हम 15,000, 20,000, 25,000। इसमें 3 ईयर्स तक उतारेंगे। फिर फोर्थ ईयर डैश लगा देंगे। इसकी कम्युलेटिव बनाएंगे 15,000 में 20,000 प्लस करेंगे 35,000, 35,000 में 25,000 प्लस करेंगे 60,000। इधर इसके उतारेंगे 50,000, 15,000, 20,000, 30,000। इसमें 4 ईयर्स तक का उतारेंगे। तो इसमें 5,000 कम्युलेटिव बनाएंगे 5 और 15 20,000, फिर 20, 40,000, फिर 70,000। ठीक है। अब पे बैक पीरियड मशीन ए का यानी कि इसमें सेकेंड ईयर का निकालेंगे प्लस 15,000 इंटू 12 अपॉन 25,000। तो 2 ईयर्स इसको कैलकुलेशन करके आएगी 7.2 मंथ्स। फिर मशीन बी में है 3 ईयर्स का करेंगे। 3 ईयर्स प्लस 10,000 इंटू 12 अपॉन 30,000। तो इसमें आ जाएगा 3 ईयर्स 4 मंथ्स आ जाएगा। देखिए आगे फिर नंबर बी पे निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बराबर ब्रैकेट में ऊपर OS माइनस NI अपॉन N, फिर ब्रैकेट अपॉन NI इंटू 100। तो मशीन ए का निकालेंगे OS। तो OS देखिए पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नोट दे रखा है मशीन ए का OS। इसमें पहले 15,000 जो पीछे के वो अर्निंग्स हैं वो जोड़ लेंगे ऊपर के 5 साल के। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5 हो जाएंगे। इसका हो जाएगा कैलकुलेशन करके 17,000। ये OS हो गया। मशीन बी का OS है 5,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 अपॉन 5। इसका आ जाएगा ₹18,000। तो मशीन ए का यानी कि क्या है 17,000 माइनस NI है ऊपर 50,000 अपॉन N है 5 अपॉन 50,000 इंटू 100। इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 14%। और मशीन बी 18,000 माइनस 50,000 अपॉन 5। 18,000 नीचे आया था और 50,000 ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपॉन 50,000 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 16% ये आंसर है। ठीक है। अब हमारा आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है कैपिटल रेशनिंग यानी कि पूंजी राशनिंग। इसमें सुनिए, विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन की विभिन्न रीतियों का वर्णन पीछे किया गया है और यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं आंतरिक प्रत्याय दर दोनों ही
बहुत अदूषित रीतियाँ हैं, विशेषकर जब विचाराधीन विनियोग प्रस्ताव परस्पर अपवर्जी न हो तथा संस्था के पास असीमित फंड उपलब्ध होने के कारण सभी लाभदायक विनियोग प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव हो, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी है कि बहुत सी संस्थाएं सीमित फंड ही रखती हैं और इस प्रकार सभी लाभदायक विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जा सकते। अतः सीमित फंड का विभिन्न स्वीकृत योग्य प्रस्तावों में आवंटन इस प्रकार से करना पड़ता है कि दीर्घकालीन प्रत्याय अधिकतम हो सके। यहीं पर राशनिंग की समस्या खड़ी होती है। इस प्रकार पूंजी राशनिंग उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ प्रबंध के पास स्वीकृत योग्य विनियोग प्रस्तावों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनके लिए आवश्यक वित्त की मात्रा उपलब्ध वित्त की मात्रा से अधिक हो जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सीमित फंड की स्थिति बाह्य कारकों के कारण या आंतरिक प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न होती है। यदि पूंजी राशनिंग की व्यवस्था की गई है तो एक संस्था सभी लाभदायक विनियोग प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। सभी विनियोग प्रस्ताव जो स्वीकृत मापदंड के अंदर आते हों लाभदायकता के आधार पर यानी कि IRR या PI पर श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार का श्रेणीयन उच्च से निम्न क्रम अवरोही में किए जाते हैं और उस समय तक किए जाते हैं जब तक कि बजटेड फंड की राशि समाप्त न हो जाए। चूँकि पूंजी राशनिंग के अंतर्गत फंड की कमी के कारण कुछ लाभदायक विनियोग प्रस्तावों को तिरस्कृत करना ही पड़ता है, इसलिए संस्था अपने मूल्य को अधिकतम करने में अयोग्य साबित होती है। वस्तुतः मूल्य का अधिकीकरण बजट प्रतिबंध के अधीन होता है। यही कारण है कि प्रबंध को विनियोग प्रस्तावों के उस संयोग को चुनना पड़ता है जो अधिकतम शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान करता है। इस सिद्धांत के कारण प्रबंध को कभी कभी बाध्य होकर लाभदायकता के अवरोही क्रम में प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाता है, अर्थात प्रबंध कई कम लाभदायक प्रस्तावों IRR या PI के आधार पर को स्वीकार कर लेता है यदि उन पर शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक हो। अब आता है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस यानी कि पूंजी खर्च निर्णय को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। इसमें सुनिए, विनियोग प्रस्तावों पर प्रबंधकीय निर्णय एक बहुत ही कठिन व जटिल समस्या है। यद्यपि विनियोग की लाभदायकता एक महत्वपूर्ण कारक होता है, किंतु इसे इन निर्णयों के लिए पूर्ण निर्धारक नहीं माना जा सकता। व्यवहार में ऐसे और बहुत से कारक हैं जो कि लाभदायकता के आधार पर को गौर या कम महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना की अपरिहार्यता। बहुत से विनियोग अपरिहार्यता के आधार पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी में किसी कारण कोई मशीन नष्ट हो जाती है तो उस समय प्रबंध उस मशीन के स्थापन के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं आमंत्रित करता, बल्कि उस समय तो कार्य के लिए उपयुक्त जो भी मशीन उपलब्ध होगी वह क्रय की जाएगी, जिससे कार्य रुक जाने से होने वाली हानि को दूर किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में शीघ्रता न कि लाभप्रदता प्रबंधकीय निर्णय का आधार होता है। नंबर 2, फंड्स अवेलेबल उपलब्ध कोष। पूंजी परियोजनाओं में बहुत अधिक धन का विनियोग होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध संस्था के आंतरिक व बाह्य वित्तीय संसाधनों पर भी विचार करे। व्यवसाय की वित्तीय क्षमता का अनुमान लगाए बिना अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति संस्था को ही ले डूब सकती है। अतः प्रत्येक कुशल प्रबंधक संस्था के साधनों के अनुरूप ही कोई परियोजना क्रियान्वित करता है। अधिक प्रत्याय देने वाली परियोजनाओं को कभी कभी इसलिए ही त्याग दिया जाता है क्योंकि उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती।
अतः यदि संस्था में कोषों की कमी है तो कम अदायगी अवधि वाली परियोजना को चुना जाता है, चाहे वह कुछ कम लाभप्रद ही क्यों न हो। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंड्स, यानी कि अतिरिक्त कोषों की उपलब्धता आपातकाल व भविष्य में अन्य विनियोगों के लिए अतिरिक्त कोषों की उपलब्धता भी प्रबंधकीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यदि भावी आवश्यकता के समय प्रबंधकों के लिए अतिरिक्त कोषों का जुटाना संभव है तो वह संस्था के वर्तमान समस्त कोषों को पूंजी परियोजनाओं में लगा सकता है। नंबर 4, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कोषों का पूर्ण उपयोग। यदि किसी कंपनी के पास पूर्ण परियोजना में विनियोग के लिए पर्याप्त कोष है तो यदि किसी कम लागत परंतु अधिकतम प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को चुना जाता है तो प्रबंधक को यह विचार करना होगा कि संस्था के फालतू कोषों का अन्य किसी जगह लाभदायक विनियोजन संभव है या नहीं। यदि फालतू कोषों का उपयुक्त विनियोजन नहीं हो सकता तो यह अच्छा होगा कि कुछ कम प्रत्याय दर वाली ऐसी परियोजना को चुना जाए जिससे कि इस संस्था का सभी उपलब्ध धन विनियोजित किया जा सके। इससे संस्था के कुल लाभ अधिकतम होंगे। नंबर 5, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स, अर्जनों की भावी प्रत्याशाएं। भविष्य में विनियोगों पर अर्जनों की दर भी वर्तमान प्रस्तावों के चुनाव को प्रभावित कर सकती है। यदि भविष्य में अधिक लाभप्रद विनियोग किए जा सकते हैं तो प्रबंधक वर्तमान समय में उस परियोजना को चुनेगा जिसका जीवन काल कम हो। ऐसी परियोजनाओं से प्रबंधक शीघ्र ही अपने कोष वापस प्राप्त कर सकेगा और भविष्य में इन्हें और अधिक लाभप्रद विनियोगों में लगा सकेगा। इसी तरह यदि भविष्य में विनियोगों पर प्रत्याय दर गिरने की संभावना है तो दीर्घ जीवन काल वाली परियोजना अच्छी मानी जाएगी, चाहे उस पर प्रत्याय दर किसी अल्प जीवन काल वाली परियोजना से कुछ कम ही क्यों न हो। नंबर 6, इंटेंजिबल फैक्टर्स, यानी कि अमूर्त कारक। संस्था की प्रतिष्ठा, कर्मचारियों का मनोबल इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जिनका विनियोग की लाभप्रदता से कुछ भी संबंध नहीं होता परंतु जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे कंपनी के मुख्य कार्यालय का शानदार भवन, कर्मचारियों के कल्याणार्थ परियोजनाएं, कानूनी परियोजनाएं इत्यादि। ये विनियोग संस्था को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।